हेलो एवरीवन। सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक फोर्स एनालिसिस, एक चैप्टर है। ठीक है, तो स्टैटिक फोर्स एनालिसिस में अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक फोर्स एनालिसिस। ठीक है, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस क्या होता है, क्यों इसकी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस टू स्टडी दिस टॉपिक। ठीक है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस अगर हम बात करते हैं वो पढ़ चुके थे इसमें। ठीक है, हम ये मैकेनिज्म जनरली जो डिस्कस कर रहे हैं फोर्सेस, किसी एक लिंक में कितने टाइप के फोर्सेस लगते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ कंस्टेंट फोर्सेस एंड व्हाट आर द फोर्सेस, अप्लाइड फोर्सेस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक, अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, चलिए देखो, इसकी दो टाइप की डेफिनेशन है, फिजिकल डेफिनेशन और मैथमेटिकल डेफिनेशन। फिजिकल डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस हम फिजिकली बोल सकते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वन। ठीक है, तो फिर सब्जेक्टिव क्या है और इसका मैथमेटिकल क्या रिलेशन है और मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो देखो, अगर कोई भी बॉडी है हमारे पास, जैसे कोई भी बॉडी है, ठीक है, अब ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, ये जिस पोजीशन में है ना उसी पोजीशन में रहे। मतलब क्या है, अगर ये बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है तो रेस्ट की कंडीशन में रहे, और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहे। तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं दिस बॉडी विल बी सैड इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी जो जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहे। ठीक है, वो उसी कंडीशन में रहे, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फोर्स और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कौन सी कंडीशन हो सकती है, या तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही तो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहे, और अगर ये रेस्ट में है, रुकी हुई है तो रुकी हुई रहे, तो हम बोल सकते हैं ये बॉडी किस इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये तो हमारी हो गई फिजिकल डेफिनेशन, या सॉरी फिजिकल डेफिनेशन हो गई कि इसकी मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली। वहीं अगर मैथमेटिकली बात करते हैं कि मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकली क्या है कि ये बॉडी है, इस बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, कुछ टॉर्क या कपल भी हम इस पे लगा रहे हैं। तो अगर इस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ये बॉडी है, इस बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 F3, मान लिया ये फोर्स F1 यहाँ लगा, F2 यहाँ लगा, ठीक है, F3 यहाँ से लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेस लगा दिए हमने, और इन फोर्सेस की वजह से, ये फोर्सेस लगाने की वजह से अगर हमने देखा इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट R निकाला, और अगर वो रिजल्टेंट की वैल्यू 0 है, ठीक है, ठीक है, तो ये बॉडी क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अगर इस पर कुछ कपल्स लगे हैं, कोई टॉर्क वगैरह हम लोगों ने लगाया है, तो सारे कपल्स का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो भी 0 है, तो हम बोल सकते हैं दिस बॉडी इज़ इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस है, पहले तो मैंने बोला एक बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, जब उस पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्सेस का सम 0 हो, और जो नेट कपल या नेट मोमेंट जो लग रहा है या नेट टॉर्क लग रहा है इस बॉडी पर, उन सब का सम अगर 0 होता है तो हम ये बोल सकते हैं, या रिजल्टेंट कपल 0 होता है तो हम ये बोल सकते हैं दिस बॉडी इज एन इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिजिकली मैंने बोला था कि किस तरीके से बता सकते हैं, अगर वो कोई भी बॉडी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहे तो हम बोल सकते हैं दिस बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए हम पढ़ लेते हैं। बेसिकली a body is said to be in static equilibrium if it remains in its state of rest or motion। जिस अवस्था में बॉडी है उसी अवस्था में रहती है तो हम बोल सकते हैं बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या है कि रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में तो मोशन में रहे, बट मोशन में रहे, पर जो मोशन होना चाहिए वो यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब ये बॉडी जो है दिस बॉडी इज एन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो क्या क्या कंडीशन है, वेक्टर सम, या बोल सकते हैं सारे फोर्सेस का 0 होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस इज 0। ठीक है, या रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी है उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो दीज विल फॉर्म, ये जो फोर्सेस होते हैं वो क्या विल फॉर्म करेंगे, दीज फॉर्म्स ए क्लोज्ड फोर्स पॉलीगन।
क्लोज्ड फोर्स पॉलीगन, एक क्लोज्ड फोर्स पॉलीगन बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं ना फोर्स पॉलीगन के बारे में, फोर्स पॉलीगन, फोर्स पॉलीगन पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस पढ़ा होगा आपने, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस पढ़ा होगा कि नहीं? हाँ, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी ना। हाँ, तो यही सारी चीज़ें हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस ये पढ़ा होगा। तो अगर कोई फोर्सेस एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाते हैं तो वो बॉडी एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में काउंट की जाती है। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें पढ़ी। तो मतलब सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उनका वेक्टोरियल सम जीरो होना चाहिए या रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि जो सारे फोर्स वेक्टर हैं वो एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाएंगे। वो चाहे हैंड ट्रायंगल हो सकता है, वो एक वो एक ट्रायंगल के हो सकता है, वो एक रेक्टेंगल हो सकता है, वो एक पॉलीगन, कुछ भी हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक क्लोज्ड ज्योमेट्री बनाएंगे। ठीक है, क्लोज ज्योमेट्री बनाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए तो क्या बोला हमने कि अगर कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो जीरो होना चाहिए या वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। और दूसरा जो भी कपल्स हैं या जो भी मोमेंट्स लग रहे हैं किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, सारे फोर्सेस का मोमेंट अबाउट ए पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, सिग्मा एम मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो हमने दो कंडीशंस देख ली कि कोई भी बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब होगी, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सारे रिजल्टेंट का सम, उसमें रिजल्टेंट जो होना चाहिए सारे फोर्सेस का वो जीरो हो, और रिजल्टेंट कपल या रिजल्टेंट मोमेंट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, तो वो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, अगर मैथमेटिकली देखें, अगर हमने बोला कि जो फोर्सेस सारे बॉडी पर लग रहे हैं, कोई भी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का सम जीरो आ रहा है या रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, या सारे टॉर्क या जो मोमेंट टी को हमने मोमेंट लिखा है, सारे टॉर्क का जीरो मोमेंट अगर जीरो, सारे जो भी फोर्सेस हैं उनकी वजह से जो मोमेंट लग रहा है या जो भी टॉर्क नेट मोमेंट जो लग रहा है, अगर उसकी वैल्यू जीरो है तो हम बोल सकते हैं बॉडी पर दिस बॉडी विल बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल है, तो ये तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, एफ एक्स के अलग अप्लाई कर सकते हो, वाई के अलॉन्ग लगा सकते हो, जेड के अलॉन्ग लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन अगर हम प्लेनर मैकेनिज्म की बात करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में बात करेंगे, तो देखो एक एक्स डायरेक्शन में फोर्स हो सकता है, एक वाई डायरेक्शन में फोर्स होता है, तो सारे फोर्सेस का समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस ऑन द बॉडी शुड बी जीरो सेपरेटली, और वाई एक्सिस में जितने भी फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रहे हैं, वाई एक्सिस में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का सम अलोंग वाई एक्सिस शुड आल्सो इक्वल्स टू जीरो सेपरेटली। ठीक है, और तीसरा मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है, इन इन अलोंग द जेड एक्सिस शुड बी जीरो। ठीक है, तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, उन सारे फोर्सेस का वाई सबमिशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस वुड बी जीरो, सबमिशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट एक्स एक्सिस जीरो। ठीक है, लेफ्ट वर्ड फोर्सेस राइट वर्ड फोर्सेस के बराबर होना चाहिए, अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होंगे चाहिए, और नेट जो टॉर्क या मोमेंट जो लग रहा है किसी एक जेड एक्सिस के अबाउट, प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस के अबाउट, वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, यू हैव टू नो अबाउट दीज कंडीशंस। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी ठीक है, उस पर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ेंगे कि कोई मेंबर है, हो सकता है कि मेंबर आप समझ रहे हैं, कंपोनेंट जो भी है जिससे एक मशीन बनी हुई है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ जैसे अगर 4 बार मैकेनिज्म की बात हमने की थी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने बताया था 4 बार मैकेनिज्म जो थी, यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा हो सकता है, यहाँ लगा हो सकता है कहीं ना कहीं, तो इनके अंदर भी फोर्सेस लग रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हमने पढ़ ली, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है, कोई एक मेंबर है, ठीक है, तो अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए, व्हाट आर द रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर ए मेंबर सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। तो अगर एक मेंबर है, उस मेंबर पर मान लिया कि दो फोर्सेस लगा दिए हमने, F1 और F2 दो फोर्सेस लगा दिए, तो इस मेंबर के स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा से बता देते हैं। देखो, जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ ए मेंबर सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस। अगर एक मेंबर हमारे पास कोई है और इस पर दो फोर्सेस कोई लगे हुए हैं, तो इन दो फोर्सेस
के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए जिस वजह से ये जो बॉडी जिस पर की फोर्सेस लगे हुए हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में काउंट हो जाए। ठीक है, चलिए तो देखो समझ लो पहले एक बॉडी, ठीक है, ये बॉडी मैंने दिखाई हुई है, आप देख सकते हैं इसको, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है। मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट ए है इस बॉडी का, ये पॉइंट बी है। इस पर फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लगा है और इस पर फोर्स F2 इस डायरेक्शन में लगा है। ठीक है क्या नहीं, चलिए तो ये बॉडी दैट इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। एक मेंबर या एक बॉडी जिस पर के दो फोर्सेस लगे हैं, उन दो फोर्सेस की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी? पहली बात तो देखो क्या कंडीशंस हैं, विच इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस। पहली कंडीशन क्या है, देखो जो दोनों फोर्सेस होने चाहिए, ठीक है, उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। अब बराबर क्यों होना चाहिए? जैसे मान लिया कि ये कोई ऑब्जेक्ट था, मैंने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अगर मैं चाहता हूँ ये बॉडी यहीं रहे तो यहाँ भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। पहली बात समझ में आ गया। तो हमने देखो फोर्स को बैलेंस कर दिया कि नहीं कर दिया? फोर्स बैलेंस कर दिया कि नहीं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है सिग्मा एफ शुड बी 0 और सिग्मा एम या टी शुड बी 0। टॉर्क का मोमेंट हो गया, तो फोर्स तो मोमेंट कर दिया। अब ये बताइए, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि दो फोर्सेस बॉडी पे लगने केवल दो ही फोर्सेस हैं, तो एक फोर्स तो हमने देख लिया, ये लग गया F1 और एक फोर्स लग गया ये F2। ठीक है, अब ये बताइए दोनों फोर्स, देखो फोर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है अभी, तो हमने देख लिया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, मतलब F1 शुड बी इक्वल्स टू F2। तो एक बॉडी या कोई मेंबर जिस पे दो फोर्सेस लगे हैं, उन दो फोर्सेस की वजह से वो मेंबर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उस मेंबर पर लगने वाले फोर्सेस जो हैं उनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होना चाहिए। पहली शर्त तो ये होनी चाहिए। दूसरा इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। भाई दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कब करते हैं? जब उन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी हो? अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो दूसरी कंडीशन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस मस्ट बी अपोजिट टू ईच अदर। ये कंडीशन होनी चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, मैं पहले बोल दिया कि भाई चलो एक ऑब्जेक्ट पे ये बॉडी है कोई, इस पर फोर्स F1 इधर लगा दिया और एक फोर्स F2 इधर लगा दिया, F2 इधर लगा दिया। इसकी वैल्यू मान लिया 10 न्यूटन है और इस वाले फोर्स की वैल्यू भी 10 न्यूटन है। तो मैंने बोला अभी तक कि मैंने बोला अभी आप लोगों से कि देखो फोर्स बराबर बैलेंस कर दिए, देखो दोनों फोर्सेस बराबर। बोला सर बिल्कुल सही, आपने ये बोला था। फिर मैंने बोला कि डायरेक्शन अपोजिट होने चाहिए। देखो ये इस तरफ लग रहा है और ये इस तरफ लग रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। आप क्या देख रहे हो? इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या है? इट इज़ पैरेलल टू ईच अदर एंड इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो क्या होगा? ये एक कपल क्रिएट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब यही कपल अनबैलेंस कर देगा इसको। इसीलिए ये कपल कब जीरो होगा? जब ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। डिस्टेंस जीरो हो जाएगी नहीं, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो ये बॉडी जिस पर कि दो फोर्सेस लगे हैं, उन दो फोर्सेस की वजह से स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब होगी? पहली कंडीशन, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन जो मैं आपसे बोलने वाला हूँ कि इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों फोर्सेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट करने चाहिए। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक ही होनी चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? कोई भी फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसको आगे की ओर एक्सटेंड कर दो, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करो। इसका मतलब ये वो लाइन है जिस लाइन पर जो आपका फोर्स है वो एक्ट कर रहा है, इसको हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो तीन कंडीशंस मैंने आपको बता दी
पहली तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए दोनों का। दूसरी कंडीशन, उन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, उनकी लाइन ऑफ एक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं होगी तो वो एक कपल फॉर्म करेंगे और ये अनबैलेंस कपल हो जाएगा, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट और लाइन ऑफ एक्शन एक ही होनी चाहिए। समझ में आ गया था ना? चलिए ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। अब 3 मेंबर से अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि अगर मेंबर पे 2 फोर्सेस लगे हैं तो वो इक्विलिब्रियम की क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो 3 कंडीशंस हमने पढ़ ली। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ए मेंबर सब्जेक्टेड टू 3 फोर्सेस। अब वहीं इस मेंबर पर, कोई भी मेंबर है, उस मेंबर पर 3 फोर्सेस लगे हैं, तो उन 3 फोर्सेस की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, इसकी क्या शर्त होनी चाहिए, ठीक है, इसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो सुन लो पहले। हमने मान लिया कि ये कोई मेंबर है हमारे पास और उस पर 3 फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो देखो, अगर एक कोई भी बॉडी है उस पर 3 फोर्सेस लगे हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, द बॉडी सब्जेक्टेड टू 3 फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ, अगर उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए, रिजल्टेंट ऑफ द 3 फोर्सेस मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सारे फोर्सेस क्या बनाएंगे, एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाएंगे, क्लोज्ड फोर्स पॉलीगन बनाएंगे, ठीक है। फोर्स वेक्टर विल फॉर्म ए क्लोज्ड पॉलीगन, ऑल्सो द फोर्सेस कैन बी एड इन एनी डायरेक्शन। आप जब भी देखो फोर्स पॉलीगन तो बनाएंगे, लेकिन बोलोगे सर बनेगा कैसे, तो आप कोई भी फोर्स पहले ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि सर F1 फोर्स मैं तो पहले F1 ड्रॉ कर दूंगा, बोलेगा नहीं मैं तो पहले F2 ड्रॉ करूंगा, तो आप कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने F1 जिस डायरेक्शन में दिया उस डायरेक्शन में किसी डिफरेंट दिए हुए मैग्नीट्यूड का ड्रॉ कर लिया। इसके बाद F2 इधर लग रहा है, F2 इधर लगना चाहिए। अब F3 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ऐड करनी है, ठीक है। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखनी है। जब भी आप फोर्स पॉलीगन बनाएंगे, ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब पहले आपने अगर F1 फोर्स लिखा, इसके बाद F2 फोर्स लिखोगे, इसके बाद F3 फोर्स लिखोगे। ऐसा नहीं होगा कि F1 के बाद F3 लिख दिया फिर F2 लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। या एक ऑर्डर का मतलब वो एक साइकिल में चलने चाहिए, एक साइकिल में चलने चाहिए। कैसे चलेंगे समझ लेते हैं, कैसे चलेंगे। देखो, पहले मैंने F1 ड्रॉ किया तो F1 इधर जा रहा है, बिल्कुल सही। F2 जा रहा है, इधर जा रहा है। F3 की डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ना कि यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो। जब हम ड्रॉ करेंगे तो एक अगर ये ऐसे तो अगला ऐसे एकदम बंद करना चाहिए। बोलोगे ठीक है, नहीं समझ में, चलो मैं दोबारा से बता देता। ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए। अब सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले आपने फोर्स ऐसे ड्रॉ कर लिया, अब दूसरा फोर्स ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब मैंने आपसे बोला है कि क्लोज्ड फोर्स पॉलीगन बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, क्लोज फोर्स पॉलीगन होना चाहिए, फोर्स पॉलीगन क्लोज होना चाहिए। अब कुछ बोलेंगे सर हम तो ऐसे बंद कर सकते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे और बंद कर देंगे। नहीं करना है ऐसे बंद, कैसे करना है, ऑर्डर में। मतलब अगर ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, तो तीसरा वाला ऐसे जाना चाहिए वेक्टर, थर्ड वेक्टर को इस तरीके से जाना चाहिए इसको बंद करने के लिए, ठीक है। चलिए, पहली बात समझ में आ गई कि रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो सही है। दूसरी बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये है, जो तीनों फोर्सेस है ना, इन तीनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास होनी चाहिए। It is the required condition that the line of action of these 3 forces must pass through a common point। एक कॉमन पॉइंट से इन सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन पास होनी चाहिए। और जो फोर्स वो पॉइंट जहाँ पर तीनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन पास होती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है। अब ऐसा क्यों पॉसिबल, बोले कि सर ऐसा हम क्यों करें, हम नहीं करने वाले, ठीक है। चलो देख लेते कि अगर ये तीनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास नहीं होती है तो क्या होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मान लिया ये कोई बॉडी है, एक फोर्स आ गया इधर F1 मान लिया,
और दूसरा फोर्स मान लिया ये इधर F2 मान लिया, ठीक है। तीसरा फोर्स मान लिया ये है आपका तीसरा फोर्स F3, ठीक। चलिए अब इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इधर, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इधर, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी तो ये वाला हो गया, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, F1 और F2 का रिजल्टेंट F1। मैंने आपसे बोला था अगर ये तीनों फोर्सेस की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो तीसरे फोर्स को इस पॉइंट से पास होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है, मैंने क्या दिया कि ये लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है। तो देखते हैं इसका इफेक्ट क्या रहेगा। अब आप मुझे बताइए, ये अगर F1 है ये F2 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं से पास हुआ कि नहीं। आप लोगों ने पढ़ी होगी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, पढ़ा है। तो इन दोनों का डायगोनल अगर ये पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट करेंगे F2 और F1 को, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं डायगोनल से रिप्रेजेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसका रिजल्टेंट यहाँ जा रहा है और तीसरा फोर्स कहाँ जा रहा है, यहाँ। बाई चांस मैंने मान लिया ये R F3 के बराबर, तो क्या ये कपल फॉर्म नहीं करेंगे। क्या ये फोर्सेस, अगर इसको मैं दो फोर्सेस में रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा। हमने ये देखा कि यहाँ पॉइंट O पर अब ये R लग रहा है पॉइंट O पर, और यहाँ कोई फोर्स लग रहा था F3। अब हमने देखा कि ये दो फोर्स मेंबर हो गया, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, तो क्या ये एक कपल फॉर्म नहीं करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कपल, और ये कपल अनबैलेंस्ड होगा। इसका मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो क्या कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए, तीनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए वो एक कॉमन पॉइंट से पास होनी चाहिए। ये दूसरी कंडीशन मैंने बताई है। क्यों, अब देख लो, ये F1 मान लिया, ये F2 मान लिया, चलो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया कि नहीं। इनकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर कट करेगी। अब तीसरा फोर्स यहाँ से पास होना चाहिए F3, मान लिया इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट यहाँ आ गया R, तो इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। अब देखो दो फोर्स मेंबर की लाइन ऑफ एक्शन सेम है कि नहीं। क्या ये इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि दो फोर्स मेंबर की कंडीशन ही होती है अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर होगा और लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ये कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम थ्री मेंबर। तो अगर कोई भी मेंबर है जिस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं उसकी इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि रिजल्टेंट कितना होना चाहिए सारे फोर्सेस का, जीरो, या बोल सकते हैं वो एक क्लोज्ड फोर्स पॉलीगन बनाएंगे। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि सारे फोर्सेस जो हैं उन सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैंने एक डायग्राम और बना के दिखा दिया है कि इस वाले केस में क्या है, इन सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रही है, इसीलिए बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक रिजल्टेंट कपल एक्ट करेगा, ठीक है, रिजल्टेंट कपल एक्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। अगर आपसे बोल दिया गया कि सर सारे फोर्सेस जो हैं, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, सारे फोर्सेस की सर लाइन ऑफ एक्शन अगर पैरेलल है तो क्या होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस आर पैरेलल, दो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है तो क्या होगा, उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो इन्फिनिटी पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, इन्फिनिटी पे। अगर किसी भी बॉडी पर लगने वाले तीन फोर्सेस हैं उसमें से जो फोर्सेस दिख रहे हैं आपको, ठीक है, उन दो फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है पैरेलल है, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी तो मिलेगा नहीं, लेकिन इन्फिनिटी पे उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हम एज्यूम करते हैं। और अगर इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है तो तीसरा फोर्स भी जो है उनकी लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्सेस के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, मस्ट बी पैरेलल टू दिस, ठीक है। ये फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन होंगी उन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल तीसरे वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए, बट अनलाइक मैनर में, ठीक है। तो ये लिखा गया है, स्टेटमेंट याद रखना है। इफ लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस आर पैरेलल देन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी विल लाई एट इन्फिनिटी एंड हेंस द थर्ड फोर्स मस्ट ऑल्सो बी पैरेलल टू द फाइनल एंड मेक फाइनल, या पैरेलल टू द फाइनल, नॉट फाइनल, पैरेलल टू द फर्स्ट टू, मैं जूम कर देता हूँ इसको, मस्ट बी पैरेलल टू द फर्स्ट टू, पहले दो फोर्सेस के पैरेलल होना चाहिए, टू मेक दिस बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये कंडीशंस पॉसिबल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं।
अगर अगर किसी भी बॉडी पर, ठीक है, या कोई लिंक है, उस लिंक पर दो फोर्स लगे हैं, एक मेंबर है जिसमें दो फोर्स लगे हैं और एक टॉर्क आपने अप्लाई किया हुआ है, तो इसके इक्विलिब्रियम होने की क्या शर्तें हैं? व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ए मेंबर subjected to what are the condition of equilibrium of a member subjected to two forces and a torque? तो अगर एक लिंक है हमारे पास या कोई कंपोनेंट है, ठीक है, या कोई मेंबर है, उस मेंबर पर अगर दो फोर्स लगे हैं और एक टॉर्क आपने अप्लाई किया गया है, तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिससे ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए? ठीक है, जल्दी समझ लेते हैं। देखिए, हमने ये मान लिया कि हमारे पास ये लिंक ए बी है। क्या मान लिया? लिंक ए बी है, ठीक है, यहाँ पे पिन जॉइंटेड है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दो फोर्सेस लगा दिए, बिल्कुल लगा दिए, एक फोर्स यहाँ लगा दिया और एक फोर्स यहाँ लगा दिया। तो देखो, मैंने आपको पढ़ाया कि बैलेंसिंग की क्या कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की या स्टैटिक बैलेंसिंग की। या तो देखो स्टैटिक बैलेंसिंग आपसे बोला जाएगा या स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है? तो ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब होगी? तो देखो, ये फोर्सेस लगे, मतलब फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब आप ये समझ लो कि फोर्सेस क्या हैं, ये फोर्सेस दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने फोर्स बैलेंस करना है। तो अगर कोई भी बॉडी जिस पर दो फोर्सेस लगे हैं और एक टॉर्क लगा होना चाहिए, टॉर्क लगा है, तो उस बॉडी के या उस मेंबर के इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो ये कि जो दो फोर्सेस लगे हैं उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो फोर्स बैलेंस कर देंगे आप, F1 की वैल्यू F2 के बराबर। तो देखो इस तरीके से लगा है, F1 और F2 फोर्स बराबर हो गए। दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। भाई, दो फोर्सेस एक दूसरे को कब नेगलेक्ट करेंगे, कब उसको उनका रिजल्टेंट जीरो होगा? जब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये, उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो। दूसरी कंडीशन ये, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दो कंडीशन समझ में आ गई। तीसरी कंडीशन ये बताओ कि अब फोर्स आपने बैलेंस कर लिया। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो लिंक है उस लिंक पर क्या लगा है? एक टॉर्क लगा है। अब ये टॉर्क ऐसा टॉर्क है जो अभी अनबैलेंस है। ये टॉर्क ऐसा टॉर्क है जिसकी वजह से ये जो लिंक है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एंटी कपल लगाना चाहिए, एक कपल लगाना चाहिए या एक ऐसा टॉर्क लगाना चाहिए जो इसको बैलेंस कर दे। उसको बैलेंस कर दे तो क्या करेंगे? मैंने बोला कि और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। ये तीन चीज़ें हैं आपके पास, F1, F2 और T। ये तीन चीज़ें ही हैं जिसकी वजह से आपको बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके आना है। देखो, इसकी और इसकी वजह से तो हमने क्या कर दिया, फोर्स बैलेंस हो गया, आपस में फोर्स बैलेंस हो गए, ठीक है। अब इस टॉर्क को बैलेंस कैसे करेंगे? अब मैंने आपको बताया है, मैंने आपको भी बताया था स्टार्ट में कि अगर कोई दो बॉडी हैं, उन दोनों बॉडीज़ की एक बॉडी है, उस बॉडी पर दो फोर्सेस F1 और F2 लगे हैं, तो इसके बैलेंसिंग की क्या कंडीशन है? F1 और F2 के लिए लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए। अब लाइन ऑफ एक्शन जैसे ही सेम होती है तो जो इन फोर्सेस की वजह से जो कपल जनरेट होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि इस वाले केस में, देखिए इस केस की स्टडी करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इसमें टॉर्क अप्लाई किया गया है। अगर हम इन दोनों फोर्सेस को जो इस बॉडी पर लग रहे हैं कुछ इस तरीके से अरेंज करें कि अप्लाइड टॉर्क जो है उसकी वैल्यू को नेगलेक्ट करने के लिए एक एंटी टॉर्क डेवलप हो जाए जो इसको बैलेंस कर दे, तो क्या करना पड़ेगा? इन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन को बस थोड़ा सा शिफ्ट कर दें एक दूसरे के पैरेलली। और किस डायरेक्शन में करें सेट? किस डायरेक्शन में थोड़ा सा डेविएट करें तो अप्लाइड टॉर्क के अपोजिट टॉर्क ये क्रिएट कर दें। क्या कर दें? अप्लाइड टॉर्क के अपोजिट टॉर्क क्रिएट करते हैं। तो क्या होगा कि इन फोर्सेस की वजह से, अगर ये फोर्सेस जो हमें दिख रहे हैं, इन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दें तो क्या होगा? ये फोर्सेस एक कपल जनरेट करेंगे, इस लिंक पर एक कपल लगाएंगे और वो कपल क्या होगा? इस अप्लाइड टॉर्क के अपोजिट होगा।
वो जो कपल जनरेट होगा इन फोर्सेस की वजह से वो इस अप्लाइड टॉर्क के अपोजिट होगा क्या नहीं। इसका मतलब अब अगर ये अप्लाइड टॉर्क की वैल्यू और इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो कपल जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू के बराबर हो जाए तो क्या ये लिंक बैलेंस हो जाएगी कि या नहीं हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, जो फोर्स लगे हैं उन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, हाँ दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, इन दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए ना, उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो होनी चाहिए वो एक दूसरे के पैरेलल हो और एक डिस्टेंस इन दोनों के बीच की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कुछ सेपरेशन, डिस्टेंस का सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेपरेट होनी चाहिए बाई सम डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस आप इस तरीके से निकालेंगे कि जो कपल ये फोर्सेस जनरेट करेंगे उस कपल की वैल्यू अप्लाइड टॉर्क के बराबर हो और डायरेक्शन में कैसी हो, अपोजिट होनी चाहिए, सेंस में कैसी हो, अपोजिट होनी चाहिए। समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने देखा कंडीशंस, ठीक है। तो देखो समझ लो, एक मेंबर जिस पर क्या हो तो एक मेंबर विल बी इन इक्विलिब्रियम। अगर एक मेंबर पर दो फोर्सेस लगे हों और एक टॉर्क लगा हो तो उसके इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस हैं। पहली बात, दोनों फोर्सेस का जो दो फोर्सेस लगे हैं उन दोनों फोर्सेस, जैसे मैंने दिखा दिया आपको कि एक मेंबर है, उस मेंबर ए बी मेंबर है, इस ए बी मेंबर पर दो फोर्सेस F1 और F2 लगे हैं, ठीक है, और एक टॉर्क T लगा हुआ है। तो इसके इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस है, ये मेंबर ए बी विल बी इन इक्विलिब्रियम, क्या कंडीशन है। पहली बात तो जो फोर्सेस लगे हैं उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, इसका मतलब F1 और F2 के बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, उन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए और सेपरेट होने चाहिए बाई ए डिस्टेंस, ठीक है, और एक डिस्टेंस सेपरेट होने चाहिए। इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन कितनी, वो भी बता देंगे कितनी, ठीक है। तीसरा, इनकी डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस शुड बी अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, जिससे कि नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब कपल जीरो नहीं हुआ, ठीक है, तो कपल जीरो करने के लिए हमने इन दोनों फोर्सेस को क्या किया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। इसलिए सेपरेट क्यों किया है, क्योंकि कपल की वैल्यू भी रिजल्टेंट कपल जीरो हो जाए। अप्लाइड टॉर्क और रिएक्टिव कपल एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और जो कपल की वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए कि दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स द कपल फॉर्म्ड बाय द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड टॉर्क। तो इस तरीके से करना चाहिए हमें इसको बैलेंस, कि जो फोर्सेस की वजह से जो कपल जनरेट हो रहा है उस कपल की वैल्यू अप्लाइड टॉर्क के बराबर हो और अपोजिट होनी चाहिए डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। इतना समझ में आ गया। चलिए, अब बोलोगे कि सर इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो बिल्कुल नहीं, अप्लाइड टॉर्क T आ गया, इसकी वैल्यू नॉट अप्लाइड टॉर्क, मैंने बोला कि जो रिएक्टिंग कपल है C, उस रिएक्टिंग कपल की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, अप्लाइड टॉर्क के। अप्लाइड टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, रिएक्टिव कपल के। अब रिएक्टिव कपल क्या होता है, कोई भी एक फोर्स ले लो और उन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की पैरेलल डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस होनी चाहिए ना वो लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट करेंगे, ठीक है। तो F1 इंटू एच लिख सकते हैं। अब F1 F2 के बराबर है तो F2 इंटू एच लिख सकते हैं। आपको इसकी वैल्यू पता है, आपको F2 की वैल्यू पता है, ठीक है। ये तो पता है कि टॉर्क कितना अप्लाई किया, ये तो पता ही होगा, यही पता है। तो H निकाल सकते हैं कि इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन को कितने डिस्टेंस से आपको सेपरेट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, ये लिखा होगा इसमें कि जो डिस्टेंस आप H कैलकुलेट करोगे ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के। अगर ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए H, ये 90 डिग्री बनाना चाहिए भाई, ये H होना चाहिए। दिस मस्ट बी द वैल्यू ऑफ H, ठीक है। चलिए, ओके,
ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं किस तरीके से। सो टॉर्क अप्लाइड इन द क्लॉकवाइज, तो जो टॉर्क हमने देखा है, अगर आप इस वाले फिगर में देखेंगे तो जो टॉर्क अप्लाई किया गया ये क्लॉकवाइज किया गया, इस तरीके से घुमा रहा है, जबकि इन फोर्सेस की वजह से जो कपल जनरेट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और ये एक दूसरे के बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक मेंबर पे 4 फोर्सेस लगे हों। अगर किसी मेंबर पर 4 फोर्सेस लगे हैं तो उसके इक्विलिब्रियम को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अगर किसी मेंबर पर 4 फोर्सेस लगे तो उसको कैसे करेंगे बैलेंस, तो उसको बैलेंस करने का क्या तरीका है, तो वही मैं बता देता हूँ। उसको कैसे उस इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, देखो उसमें कुछ फोर्सेस नॉन फोर्सेस होंगे, कुछ फोर्सेस कैसे होंगे, नॉन समझ रहे हो, पता होंगे हमें पहले से हमें उनके बारे में आइडिया होगा कि ये फोर्सेस कैसे हैं। ठीक है, नॉन फोर्सेस होंगे, और जिन फोर्सेस के बारे में आपको जानकारी है, देखो नॉन का मतलब होता है फोर्सेस की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता है। ठीक है, तो अब जब आपको 2 फोर्सेस की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता है तो आप उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। 4 फोर्सेस थे, 2 फोर्सेस को आपको पूरी तरीके से पता है। जब 2 फोर्सेस पता है तो उनमें से 2 फोर्सेस का मान लिया, मतलब एक 10 न्यूटन है, एक 20 न्यूटन है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो बाद में कितने फोर्सेस बच गए, रिजल्टेंट निकाल लिया 2 फोर्सेस का, तो 2 फोर्सेस तो बचे और एक रिजल्टेंट और बाकी 2 फोर्सेस F3 और F4। तो 3 फोर्सेस की कंडीशन वाली प्रॉब्लम में आ गया, 3 फोर्सेस की प्रॉब्लम में सॉल्व कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या करेंगे, जो नॉन फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। उस रिजल्टेंट को आप क्या करोगे, 2 फोर्सेस को एक रिजल्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, और बचा हुआ क्या होगा, रिजल्टेंट से जैसे ही आप उसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखिए कि अब ये इस पर बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस कितने रहे हैं, 3, तो 3 वाली प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि इक्विलिब्रियम ऑफ 4 सब्जेक्ट 4 में फोर्सेस या मोर फोर्सेस। तो इन दिस केस, इस केस में क्या करते हैं, फर्स्ट वी चेक द फोर्सेस, पहले फोर्सेस देख लेते हैं विच आर कम्प्लीटली नोन। ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इनकी पता है। अब क्या करेंगे, इन फोर्सेस को कंबाइंड करेंगे और उनका एक रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो 4 फोर्सेस की कंडीशन को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर में कन्वर्ट कर देगा। अगर 4 फोर्सेस होगा तो क्या करेगा वो 4 फोर्सेस वाला जो कंडीशन है वो 3 फोर्सेस की कंडीशन में 3 फोर्सेस वाली कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और अब जो रिक्वायर्ड कंडीशंस या जो भी फॉर्मूले रिलेशंस हमने पढ़े हैं, जो भी रिक्वायर्ड कंडीशंस पढ़ी हैं, उनके थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन जो उसे 2 फोर्स और एक टॉर्क लगा है। ठीक है, 3 फोर्सेस लगे हैं ये और 2 फोर्सेस लगे हैं कोई भी मेंबर पे, तो उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं, ये 3 कंडीशंस अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, इक्विलिब्रियम ऑफ ए मेंबर सब्जेक्टेड टू 4 और मोर फोर्सेस, ये तो हो चुका है। हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे। ठीक है, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलिए, गुड नाइट।